इस कुंभक को जो व्यक्ति साध लेता है वो जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। वो योगी जो 100 सालों तक बैठ, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, कोई न्यूट्रिशन, फिर भी जीवित है। तो इनहेल के साथ साथ एक्सहेल की क्या इंपॉर्टेंस है? हम क्या करते हैं, अगर हमने सांसों को एकदम से तेज छोड़ा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, जीवन बदलने का द्वार था, जिसको हमारे संत ऋषि मुनि, हमारे पास ग्रंथ इतने थे जो इस चीज के बारे में व्याख्यान और बखान करते थे। हमने उनके साथ कनेक्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती की। और मुझे लगता है कि तो ब्रेथवर्क में भी बात आपने करी थी, तो आपने बोला कुंभक होता है, रेचक होता है। आपने इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से बताइए, लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या है? जो चीज आपने पूछी है ना, अगर लोगों तक पहुंची तो मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव आएगा। और ये सबसे एंगेजिंग सेक्शन रहेगा इस पॉडकास्ट का। मैं ये बता दूं, 25 साल पहले के इमोशन शरीर में पड़े और आज वो कैंसर पैदा कर रहे हैं, आज वो हार्ट में ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, आज वो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट कर रहे हैं। हमारे बहुत से ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में, भाव प्रकाश निघंटू में कुंभक की बहुत खूबसूरत तरीके से चर्चा की गई है। और योग में इससे बड़ी किसी शक्ति को बताया ही नहीं गया है। ये जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का जो साइंस है, ये क्या है? ये जो अनुलोम विलोम है ना, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसमें हमारा चंद्र भेदन भी होता है, हमारा सूर्य भेदन भी होता है। और जब कोई व्यक्ति इसको साध लेता है, अगर कोई व्यक्ति इसको लगातार कुछ समय तक कर रहा है और करते करते उसकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाती है, तो वो बहुत से मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी ले पाता है। जो हमारा लास्ट एपिसोड गया था, जिसमें कि आपने बताया था हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब चाहते थे कि एक बार आप फिर से आएँ। और क्योंकि आपकी एक मास्टरी है ब्रेथ वर्क के ऊपर, सांसों के विज्ञान के ऊपर, तो आप डिटेल में उनके साथ शेयर करें। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सांसों के विज्ञान के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये सांसों का विज्ञान क्या है? क्योंकि सांस तो हमें लगता है बहुत बेसिक सी चीज़ है, पैदा हुए हैं, सांस तो अपने आप ले ही रहे हैं, ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली हमने, और ये तो अपने आप चलती रहती है, फोकस भी ना करो तो भी सांस तो हम लेते ही रहते हैं। तो ये सांसों का विज्ञान क्या है? मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक जोक भी सुना। वो कह रहे थे कि सांसों के बारे में भी आजकल ऐसे बात हो रही है कि हमें सांस भी नहीं लेना आता। और वाकई ये बिल्कुल सही है कि हमें सांस भी नहीं लेना आता, या यूँ कहें कि हमने उस सांस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। हमें वो जो सही तरीका था, हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और जहाँ तक बात आती है सांसों के विज्ञान की, तो जैसे ये कहा जाता है कि समंदर जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा गहरा है कि उसको जानने के लिए मेरे ख्याल हम उसको कभी जान नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना वास्ट है कि हम उसके बारे में शायद कभी जान नहीं पाएंगे। इनसे भी ज़्यादा गहरा और इनसे भी ज़्यादा विशाल जो चीज़ है वो हमारी सांस है। यानी हमारी सांसों के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को उजागर करने का मादा रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सांसों को थोड़ा सा जानने की तरफ आगे बढ़ा जाए तो हम किसी भी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। और जैसे अगर आज आप देखो कि हमारी जो सांसें हैं, एक इंसान की जो एवरेज ब्रेथ वो लेता है दिन में, वो लगभग 23,000 के आसपास होती हैं। और इन 23,000 में से एक भी सांस हमारी कॉन्शियस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि 99.99% ब्रेथ हम अनकॉन्शियसली ले रहे हैं, जबकि सांसें सिर्फ एक सर्वाइवल का टूल नहीं थी। सांसें वो द्वार थी जहां से हर एक रहस्य का दरवाजा खोला जा सकता था। सांसें वो जगह थी जहां से अपनी हीलिंग की शुरुआत की जा सकती थी, जहां से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। तो वो 23,000 सांसें सिर्फ सांसें नहीं हैं, बल्कि दिन में मिलने वाले 23,000 मौके हैं जो हम लगातार हर एक ब्रेथ के साथ चूकते चले जा रहे हैं। और अगर हम उसको थोड़ा सा जान लें, उस विज्ञान को थोड़ा सा समझ लें, तो मुझे लगता है न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर के, अपने मन के लिए, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर कर पाते हैं, बल्कि जीवन का हर एक वो प्रश्न जिसका सवाल का जवाब हमें कहीं नहीं मिल रहा है, वो अगर हम अपनी सांसों को समझ जाएं तो वो हमें वहाँ से मिल सकता है। इतना बड़ा विज्ञान है ये, जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनि योगी सदियों से बात करते आए हैं। और आज तो मेडिकल साइंसेज भी, मॉडर्न साइंसेज भी आज ब्रेथ के ऊपर इतना काम कर रही हैं और इसके इतने ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो अमेजिंगली लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। वैसे कमाल है जो अभी आपने सारी बातें बताई है ना, कि ऐसे मतलब लगता है ना कि सांसें तो हम ऑटोमेटिकली लेते ही जा रहे हैं। तो आपने बताया कि उसको हम यूज़ करके, आपने हीलिंग वर्ड यूज़ किया कि हम हील कर सकते हैं, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हीलिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये हीलिंग फिजिकल लेवल पे है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनकी हीलिंग के लिए सांसों को हम यूज़ कर सकते हैं?
मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल है ये ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आज आप देखो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब लगभग हर एक इंसान जो है वो ऑटोमेटेड ब्रेथ ले रहा है। उसकी ब्रेथ तो अपने आप ही चलेगी, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स, हमने इस सांस को डिसरप्ट कर लिया है। हमारे डीएनए में, हमारे बॉडी के आज स्ट्रक्चर में जो सांस जो आज चल रही है ये एक्चुअल में हमारी सांस नहीं थी। अगर हम इस सांस के साथ थोड़ा सा ब्रेथ वर्क, जिसको आज मॉडर्न टर्म्स में ब्रेथ वर्क बोला जाता है, और हमारे पास प्राणायाम और बहुत से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स थी जिससे हम इसको साध सकते थे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग, तो वो हमारे पास मौजूद हैं। और अगर जहाँ तक हम हीलिंग की बात करें या अपने इमोशंस की बात करें, तो हमारा ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रेथ है ये हमारा एक इमोशनल कंपस है। जैसे कंपस हमें दिशा दिखाता है, किधर जाना है, कौन सी दिशा में साउथ है, कहाँ पर नॉर्थ है, ठीक उसी तरह हमारे इमोशंस को भी डायरेक्शन देने का काम करती हैं हमारी सांसें। और हमारे इमोशंस ही हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे दिमाग के लिए कुछ भी पैदा करने का पोटेंशियल रखते हैं। जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में है तो उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, कोई इंसान बिल्कुल शांत है तो उसकी सांसें बहुत शांत चलने लगती हैं, कोई खुश है तो सांसें अलग तरह से चलने लगती हैं, कोई डर में है तो सांसें अलग तरह से चलने लगती हैं। तो सिर्फ ये इमोशंस ही सांसों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांसें भी वाइसा वर्सा इन इमोशंस को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अभी जितने भी लोग हम सब यहाँ पर स्टूडियो में हैं, मैं एक छोटा सा काम करने के लिए सबको बोलता हूँ। हम सब अभी क्या करेंगे, इंक्लूडिंग यू एंड मी, मैं अभी इनहेल और एक्सेल करने के लिए बोलूँगा और डीप ब्रेथ्स लेने के लिए बोलूँगा, तो हम ये एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले इनहेल करते हैं, बहुत स्लो और डीप इनहेल, एक्सेल बहुत स्लो और डीप रिलैक्सेशन के साथ एक्सेल, फिर से बहुत स्लो इनहेल, बहुत रिलैक्सेशन के साथ एक्सेल। अब ये करते रहिए सब लोग, और इसके साथ गुस्सा करके दिखाओ। चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई, क्योंकि पता है ये असंभव कार्य है। जिस स्टेट में आप पिछले 15 सेकंड में पहुंच गए, उस स्टेट में से गुस्से का निकलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो यानी जो हमारे विचार हैं, हम अपने विचारों के गुलाम हैं। हमारे विचारों ने हमको सदियों से हमको ओवरटेक करके रखा हुआ है, हमको गवर्न करके, कंट्रोल करके रखा हुआ है। और आज दिक्कत यही हो रही है कि हम विजन बोर्ड, एफर्मेशंस, टेक्निक्स और टूल्स लगा के सब अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उनको सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमारे जो विचार, जो हमारे मालिक बने बैठे हैं, जिनके हम गुलाम हैं, वो विचार जो हैं वो इस श्वास के गुलाम हैं, वो हमारी ब्रेन वेव्स के गुलाम हैं। तो अगर हमारी ब्रेन वेव्स जैसी होंगी, हमारे विचार उसी स्टेट से निकल के आएंगे और बॉडी में वैसे ही केमिकल्स रिलीज करेंगे। और ब्रेन वेव्स कैसी होंगी, वो हमारी सांसों के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सांसों से अपनी ब्रेन वेव्स को ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में गए, जब हम बात करना शुरू किया तो हम हाई बीटा में थे, जब हमने ये सांसों का प्रयोग किया तो हम लोअर बीटा में आ गए, और यही प्रयोग अगर हम थोड़ी देर कॉन्टिन्यूसली करें तो हम अल्फा में चले जाएंगे। अब जब हम माइंड की अल्फा की स्टेट में होंगे तो उस स्टेट में हम चाह करके भी डर नहीं सकते, उस स्टेट में हम चाह करके भी गुस्सा नहीं कर सकते। तो यानी जो हमारे इमोशंस हमारे शरीर को डिसरप्ट कर रहे हैं, बीमारियां दे रहे हैं, तो अगर हम अपनी सांसों को बदल लें तो क्यों ना हम अपने इमोशंस के ऊपर एक गवर्नेंस हासिल कर सकते हैं। वो इमोशंस जिनके हम गुलाम थे, तो कहते हैं ना कि मतलब गुरु का गुरु सुप्रीम गुरु हो जाता है, वैसे ही वो इमोशंस जो हमें गवर्न कर रहे थे, उन इमोशंस को गवर्न कर सकती हैं सांसें। तो क्यों ना सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाए, सीधा अपनी सांसों के ऊपर काम किया जाए कि वो हमारे इमोशंस को भी संभाल लें और वो हमारी सेहत को भी कंट्रोल में रख लें। इसीलिए सांसों को इमोशनल कंपस बोला जाता है कि अगर सही तरीका, सही टूल, सही टेक्निक पता हो तो हम न सिर्फ अपने विचारों पर, अपने शरीर में रिलीज होने वाले केमिकल्स पर, बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत सी बीमारियों के ऊपर भी एक कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। राइट, तो बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करना, कि मेन वो चीज़ है जिसको अगर हम कंट्रोल में आए तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें और किसी चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट इमोशंस के ऊपर। तो आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें आप बात कर रहे थे स्टेट ऑफ माइंड बीटा होता है, फिर बीटा में चला जाता है, अल्फा में चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ी सी एक बार क्लैरिटी दीजिए ऑडियंस को, ताकि हमें समझ में आए ये कि अल्फा में जाने का मतलब क्या है और अल्फा में क्यों जाना है हमें। देखो, हमारे ब्रेन जो है
इसकी ब्रेन वेव्स होती हैं, ये कुछ तरंगें रिलीज़ कर रहा है और वो तरंगें इस बेसिस पर रिलीज़ हो रही हैं कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है। और ये तरंगें 5 तरह की हैं जो कि बीटा से शुरू होती हैं। बीटा यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हमारा माइंड जो है ये 30 हर्ट्ज तक जाती है, बीटा की स्टेट, जहाँ पर हमारा माइंड, ये बीटा भी 2 स्टेट्स में होता है, एक हायर बीटा एक लोअर बीटा। हायर बीटा का मतलब है जहाँ पर हम स्ट्रेस में हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तनाव में हैं, आउटर वर्ल्ड में कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम लोअर बीटा में आ जाते हैं तो लोअर बीटा का मतलब है कि अब हमने अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर लिया, हम काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम तनाव में नहीं हैं। माइंड उतना ही एक्टिव है लेकिन अब वो चिंतावश उस एक्टिविटी को नहीं कर रहा है। ये है बीटा। बीटा से नीचे की स्टेट में जब हम जाते हैं इसको बोला जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब जब आपका माइंड थोड़ा सा और रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। जैसे रात को सोने से पहले हम अल्फा के मोड में होते हैं, जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम अल्फा के मोड में होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा पीस महसूस कर रहे होते हैं तो हम अल्फा के मोड में होते हैं। तो अगर हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा में जाएगा तो ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं। बीटा में ये ऐसे हैं, अल्फा में ये स्लो हैं और स्लो हो गई, यानी ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी थोड़ी सी काम डाउन हो गई। अल्फा के बाद स्टेट आती है थीटा की। थीटा वो स्टेट है जिसमें जब हम नींद में चले जाते हैं तो हम थीटा में चले जाते हैं, जब हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हम थीटा में होते हैं। ये माइंड की और ज़्यादा काम स्टेट है। इस समय हम बाहर कुछ भी नहीं सोच रहे, क्या होगा, कब पॉडकास्ट शुरू होगा, कब खत्म होगा, ऑफिस कब निकलूंगा, सारा ये कुछ भी विचार नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड बचा ही नहीं है। थीटा के बाद स्टेट आती है डेल्टा की। ये वो स्टेट है जिसको एडवांस्ड मेडिटेटर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हमारे रिट्रीट्स में जो लोग आते हैं, जब वो डीप मेडिटेशंस में जाते हैं, वो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब आप सोते हैं, सोते हुए जब आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं, वो डीप स्लीप को हम डेल्टा में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब इस जैसे बीटा की जो ब्रेन वेव्स थी वो लगभग 30 तक जा रही थी, डेल्टा की ब्रेन वेव्स 0.2 तक रह जाती हैं। यानी ब्रेन वेव्स का मतलब अब ब्रेन जो है कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, माइंड जो है वो सोच नहीं रहा है, ज़्यादा भटक नहीं रहा है, बिल्कुल काम है। बॉडी अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो हमारा अनकॉन्शियस स्टेट है, बॉडी सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ऑपरेट कर रही है। और इसके बाद आती है स्टेट गामा की। ये जो गामा है, हमें ऐसा लगता है कि अब ये डेल्टा के बाद आई है तो ये 0.2 से भी नीचे जाएगी, नहीं, उसके बाद डेथ है, उसके बाद स्टेट नहीं है। उसके बाद जो गामा की स्टेट है, ये बीटा से जो 30 बीटा टच कर रहा था, ये 30 से ऊपर जाती है, ये 30 से लेके 100 तक जाती है। जैसे बीटा में हम लोग कॉन्शियस थे लेकिन हम स्ट्रेस्ड में थे। जब हम उस कॉन्शियस स्टेट में इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम विचारों को हटा ही देते हैं और सिर्फ चेतना के साथ चैतन्य हो जाते हैं, तो हम गामा को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें हमारी ब्रेन वेव्स 30 से शूट अप करके 40, 50, 60, 70, 100, यानी हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। माइंड पूरा एक्टिव है लेकिन एक्टिविटी में वो स्ट्रेस नहीं है, वो परेशान नहीं है, वो सांसारिक गतिविधियों में कुछ सोच नहीं रहा, वो सिर्फ उस कॉस्मिक एक्टिविटी के साथ अलाइन हो जाता है। तो ये हमारे ब्रेन की अलग अलग स्टेट्स हैं, बीटा से लेकर के गामा तक। हाई बीटा हमको स्ट्रेस का मोड देता है, अराउजल देता है, चिंता देता है, तनाव देता है। और वहीं जब हम अल्फा में, अल्फा के बाद थीटा में और थीटा के बाद डेल्टा में जाना शुरू करते हैं तो ये हमको स्ट्रेस से रिलैक्सेशन देता है, कामनेस देता है, पीस देता है, हीलिंग देता है। आप कभी भी बीटा में आप हील नहीं कर सकते, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। हील कब होगा, जब आप अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, डेल्टा से गामा, यानी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आएगी, रिलैक्स करेगी, एक एक सेल, एक एक कोशिका उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करेगी। और इसका पूरा का पूरा द्वार और दरवाजा जो है ये हमारी सांसों से खुलता है। अगर आप सांसों को साधते नहीं हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं लोग एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे, थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करेगा अगर आपने अपनी सांसों के ऊपर काम नहीं किया। तो ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, जीवन बदलने का द्वार था, जिसको हमारे संत, ऋषि, मुनि, हमारे पास ग्रंथ इतने थे जो इस चीज के बारे में व्याख्यान और बखान करते थे। हमने उनके साथ कनेक्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती की। और मुझे लगता है कि हम ये छोटा सा प्रयास जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने का, लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते अगर लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से आपने ये बताया ना कि कितना इम्पॉर्टेंट है सांसों के ऊपर काम करना, कैसे, क्योंकि मैंने जैसे बात करी थी शुरुआत में कि सांस तो हम ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, तो वो जो बीटा की स्टेट है, मुझे लगता है मोस्टली लोग ऑपरेट भी बीटा वाली स्टेट में ही हो रहे हैं, वहीं से ही चल रहे हैं, वहीं से ही सारा काम कर रहे हैं। स्ट्रेस है, तनाव है, सारे काम करने हैं, वर्कलोड है, पेरेंटिंग का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, तो सब लोग मुझे लगता है इसी स्टेज में रह रहे हैं बीटा में। तो वो जो आपने कहा कि सांसों पे काम करना ज़रूरी है, तो सांसों पे हम किस
तरीके से काम करें ताकि अपने माइंड को हम उस स्टेट पर लेकर आ सकें जहाँ से हीलिंग की शुरुआत। ब्यूटीफुल, यू हैव शेयर्ड अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और अभी एक बात यहाँ से निकल के आई कि हम ज़्यादातर टाइम बीटा में रह रहे हैं। हम इसको 2 भाग में कवर करते हैं। आप देखोगे कि हम सोते हुए भी बीटा के मोड में ही हैं, जबकि सोने से पहले हमारा अल्फा ट्रिगर हो जाना चाहिए। हम उस रिलैक्सेशन के मोड में जाएं जहां से हम सोने के लिए जाएं। और हमारे जैसे 2 मोड्स हैं, एक हमारा है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और एक हमारा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है भागो दौड़ो, जिंदगी में कुछ काम करो, कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करना है, लड़ना है, जीतना है, भागना है, कुछ भी काम वर्क करना है, कुछ भी मतलब बाहर की दुनिया में जो भी काम करना है, स्पेशली शरीर से। मुझे एथलीट हूं, मुझे भागना है, मुझे फाइटिंग करनी है, मुझे कहीं जाना, शरीर से, उसके लिए मुझे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चाहिए है। क्योंकि उस समय मुझे केमिकल चाहिए है जो कि है कॉर्टिजोल। उस समय मुझे केमिकल चाहिए मेरे शरीर को जो कि है एड्रेनालिन, जो रश पैदा करता है मेरे शरीर में, जो कहता है उठो दौड़ो। और स्वामी विवेकानंद की वो लाइन याद करवाता है कि तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। या तो मैं लड़ रहा हूं, या मैं भाग रहा हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं। दूसरा मोड है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसको हीलिंग मोड भी कहते हैं। पहले मोड को सर्वाइवल मोड कहते हैं और इस दूसरे मोड को क्रिएशन मोड कहते हैं। अब मुझे जिंदगी में कामनेस चाहिए, मुझे जिंदगी में चाहिए कि मैं अपने शरीर को हील भी करूं, मुझे चाहिए कि मैं कुछ मैनिफेस्ट भी करूं, मुझे चाहिए कि मैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाऊं। ये सब करने के लिए मुझे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड चाहिए। अब ज्यादातर समय जब हम बीटा में हैं तो बीटा का मतलब है कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड है। पुराने जमाने में कोई प्रेडेटर हमें घेर लेता था, डायनासोर आ गया, टी-रेक्स आ गया, अब टी-रेक्स से मुझे बचना है, मुझे भागना है, तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होना चाहिए। आज भी मुझे किसी से लड़ना है, मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? मैं फेसबुक का एक पोस्ट देखता हूं, लाइक्स नहीं आते तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है। मेरे बॉस ने कुछ कह दिया, मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूं, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। बच्चों ने कुछ कह दिया, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। तो हम वो फाइट एंड फ्लाइट जो बना था बाहर में शरीर के तौर पर कुछ करने के लिए, वो फाइट एंड फ्लाइट आज मानसिक तौर पर यूं एक्टिवेट हो रहा है। और न सिर्फ एक्टिवेट हो रहा है बल्कि वो एक्टिवेटेड ही रह रहा है। हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जा ही नहीं पा रहे हैं। और हम कितना ही कंट्रोल करें कि नहीं मैं ये विचार, मैं ट्रैफिक में परेशान नहीं। अरे भैया, हमने जब तक अपनी सांसों को साधा नहीं है तब तक हम विचारों को नहीं साध सकते, क्योंकि वो सांसों के गुलाम हैं और हम उनके गुलाम हैं। तो अगर हम अपनी ब्रेथ के ऊपर थोड़ा सा काम करें, सेकंड पार्ट में आपने पूछा कि क्या वो चीजें हो सकती हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं कि हम बीटा से निकल के अल्फा में जाएं, यानी फाइट एंड फ्लाइट से निकल के हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आए। उसके लिए हमारा माइंड हमारी ब्रेथ से समझता है कि मैं किस स्टेट में हूं। जैसे मैं तेज तेज सांसें ले रहा हूं तो माइंड समझता है कि कुछ फियरफुल सिचुएशन है, कोई अलर्ट मोड को एक्टिवेट करने का समय है, कुछ बाहर की दुनिया में कुछ करने का समय है। और हम नोट करेंगे कि ज्यादातर टाइम्स, इनफैक्ट मैंने ये जो आंकड़ा बोला ये गलत नहीं है, ये एग्जैजरेशन नहीं है कि 99.99% सांसें अनकॉन्शियस हम कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं, और 99.99% टाइम्स दिन में हमारी सांस छोटी है, शैलो है और हमारी चेस्ट से हो रही है। और जब भी हमारी सांस छोटी, शैलो और चेस्ट से होगी तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यू आर इन डेंजर, आप फियर में हो, आप सर्वाइवल मोड में, आप क्रिएशन मोड में नहीं हो। क्योंकि हमारे पास दिमाग में इतने विचार जो अभी मैंने शेयर किए, पेरेंटिंग का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, वर्कलोड का प्रेशर, ये सब हमारी सांसों को छोटा रखे हुए हैं। तो सबसे पहला तरीका, हम आगे और भी टूल्स एंड टेक्निक्स जानेंगे, लेकिन सबसे पहला तरीका जो है कि हमें अपनी सांसों को गहरा कर लेना है। यानी 23,000 सांस हम एक दिन में ले रहे हैं, उस 23,000 में से कोशिश करो कि सबसे पहले 23 सांसें कॉन्शियसली और गहरी लेनी शुरू करें। सिर्फ 23, 5-5 करके भी लेंगे तो चलेगा। और धीरे धीरे फिर हम इसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। गहरी का मतलब है इसके 3 कंपोनेंट होने चाहिए। सांस धीरे होनी चाहिए, स्लो, सांस नाभि में जाए, और सांस जो है आराम से जाए। मतलब नाभि में जाए तो ये मतलब नहीं है कि एकदम से नहीं, आराम से जाए। 3 फैक्टर्स। तो अगर हम अपनी सांस को गहरा कर लें और कॉन्शियसली ब्रेथ को देखें कि ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर, और एक सांस को लेने में हम जो है मतलब लगभग 7 से 8 से 10 सेकंड का समय लगाएं आराम से, और सांस को छोड़ने में भी 10 सेकंड का समय लगाएं। तो ये हुआ हमारा डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसको सोल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। कि अगर हम इस तरीके से सांस लेंगे तो हमारा बीटा से निकल के अल्फा में आना तय हो जाएगा। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदगी में तनाव नहीं आएगा, पेरेंटिंग का स्ट्रेस नहीं आएगा, रिलेशनशिप आएगा,
लेकिन अगर आपकी सांसें गहरी हैं तो वो वापस भी चला जाएगा। अब तो वो वापस ही नहीं जा रहा है। वो स्ट्रेस एक दिन नहीं बल्कि 6-6 महीने तक इंसान को पकड़े रहता है। 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, 2001 में हमने पता नहीं कितनी पुरानी चीजें पकड़ रखी हैं, क्योंकि हम वैसे ही सांस ले रहे हैं जैसे उस समय हमारे पास हमारी सांसें थी, शैलो, चेस्ट से टाइट। और दिनचर्या में भी हम वैसी ही सांस ले रहे हैं, तो हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा कि डर रहा था तब भी ऐसी सांस थी और दिन में भी ऐसी सांस है। तो इट मीन्स यू आर इन फियर, यू आर इन डेंजर, यू आर इन सर्वाइवल मोड। सांस को गहरा करो, लंबा करो, शांत करो। आप देखो, अगर ये प्रैक्टिस 23,000 में से 23 सांसें भी अगर हम ऐसी लेनी शुरू कर दें तो आप देखो दिन भर में हम उस अल्फा मोड को ज्यादा ट्रिगर करेंगे और अपने माइंड को, बॉडी को हर आयाम में कॉन्कर कर पाएंगे। तो अभी जो आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपने बोला कि इनहेल हमको गहरा डीप ब्रेथ करनी है, इनहेल करना है, बेली ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद उसको एक्सहेल भी आराम से करना है। तो इसका मतलब मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्सहेल पे भी हमको स्ट्रेस करना है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इनहेल के साथ साथ एक्सहेल की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत बढ़िया, मतलब ये एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी देगा, क्योंकि इस पे लोग कम बात कर रहे हैं। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये कि हमारी ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। हम इसको बोलते हैं कोहेरेंट ब्रीदिंग। कोहेरेंस का मतलब है कि जिस मात्रा में हम इनहेल कर रहे हैं उसी अमाउंट में हम लोग एक्सहेल करें। तो जब इनहेल और एक्सहेल बराबर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव ब्रीदिंग। एक परफेक्ट साइन बनता है, इनहेल एक्सहेल, परफेक्ट साइन बनता है। और जब ये परफेक्ट साइन बनता है, यही परफेक्ट साइन हमको एक रिदम में लेकर के आता है, हमारी पूरी बॉडी को एक कोहेरेंट स्टेट में लेकर के आता है। और जैसे कि हम अपने वीक लॉन्ग रिट्रीट जो हमारा नो दाई सेल्फ होता है, उसमें भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जब ब्रेथ वर्क करते हैं तो उस ब्रेथ वर्क में बहुत जरूरी होता है कि हार्ट और ब्रेन को कोहेरेंट किया जाए मेडिटेटिव स्टेट को अचीव करने के लिए। और उस हार्ट एंड ब्रेन के कोहेरेंस को बनाने के लिए भी इनहेल और एक्सहेल बराबर होना चाहिए। वैसे बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स हैं, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अगर हमारा इनहेल और एक्सहेल बराबर होगा, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल, 5 सेकंड का इनहेल, तो वो क्या होगा, वो हमारी ब्रीदिंग को कोहेरेंट करेगा। और दूसरा, अगर हमने सिर्फ सांस लेने पर ही ध्यान दिया, छोड़ने पर नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने सांसों को एकदम से तेज छोड़ा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको, जैसे हम कई बार नाड़ियों की बात करते हैं और मैं कई बार किसी वीडियो में बोल देता हूं कि चंद्र नाड़ी से हमको मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है और लोग 24 घंटे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करने लग जाएं तो वो जो सूर्य तत्व है उसकी कमी हो जाएगी, पित्त जो है कम हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट रेट सिंक्रोनाइज नहीं होगा। ठीक उसी तरह एक्सहेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिंक्रोनाइज्ड इनहेल और एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल जब हम स्लो करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है, हमने स्लो एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो उसका रिटेंशन वो भी इंप्रूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको हमारे टिश्यू में जाकर रिलीज करता है। हमारे टिश्यू जो है उस ऑक्सीजन को फिर एब्जॉर्ब करते हैं और उससे फिर जो हमारे सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो एटीपी जो बनाता है, वो प्रोसेस शुरू होता है। यानी हमारे सेल्स जो हैं एनर्जी कैसे बना रहे हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर के सेल में रिलीज, इसको बोहर इफेक्ट बोलते हैं। अब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर नहीं है तो हमारा हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ता ही नहीं है। ओह, ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हम लोग करते हैं, टॉलरेंस हमने सही टॉलरेंस कार्बन डाइऑक्साइड का डेवलप किया बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है, वो टिश्यूज जो हैं, वो सेल्स जो हैं, वो उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और दुनिया की कोई भी बीमारी हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। इनफैक्ट हमारे सेल्स जो लगातार गलत बीमारियों की वजह से म्यूटेट हो रहे हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको आज हम बोल देते हैं, उनको भी हम कम कर सकते हैं अगर हमारे सेल प्रॉपरली हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में रहें, उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिले। वो कब मिलेगी? जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में हमारी बॉडी के पास होगा और हमारी बॉडी का CO2 टॉलरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस सही होगा। और वो कब होगा? जब हम स्लो एक्सहेल करेंगे, कि हम स्लो इनहेल कर रहे हैं, हमने अपनी बॉडी को पूरा टाइम दिया ब्रेथ को अंदर लेकर के जाने का, इनहेल करने का, प्राणवायु को लेने का, और फिर हमने उसको धीरे धीरे एक्सहेल किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी बराबर मात्रा में रिलीज हो हमारी बॉडी के अंदर रहते हुए भी और धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकले। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, हमारी बॉडी का जो सीएनएस, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन हमारा शरीर बनाता है वो परफेक्टली बना पाएगा। और ये तब होगा जब हम इनहेल और एक्सहेल एक साइन वेव ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करेंगे और एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक हम ऑक्सीजन को सही से पहुंचाएंगे। राइट तो जैसे आपने बताया कि हमको एक्सहेल पे भी वर्क करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये कभी नहीं मुझे मालूम था कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें तो यही लगता था कि ऑक्सीजन इनहेल करो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल हमको करना होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी, तो क्या उसको रिटेन करने के लिए आपने कहा कि हाइपर ऑक्सीजनेटिव जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको सिर्फ ये जो हम ब्रीदिंग करेंगे, जैसे आपने स्लो कहा कि वो एक रिदम में होनी चाहिए, तो वो उससे मेंटेन हो जाएगा? दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस को हमारी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हम स्लो ब्रीदिंग करें और स्लो ब्रीद आउट करें। यानी हमने 6-7 सेकंड लगाकर इनहेल किया, 8 सेकंड लगाकर, नॉर्मली तो आप देखोगे 1-1.5 सेकंड में ही इनहेल हो रहा है और 1-1.5 सेकंड में ही एक्सहेल हो रहा है। हमने प्रॉपरली उसको डायाफ्राम को एक्सपैंड करते हुए, डीप ब्रीथ करते हुए हमने उसको इनहेल किया और ऐसे ही हमने स्लोली एक्सहेल किया। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस था वो सही से बना, हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर पाया, उसको टाइम मिला। दूसरा, ब्रेथ का रिटेंशन। आज हमारे पास ब्रेथ का रिटेंशन नहीं है, योग में उसको कुंभक बोला गया है। ब्रेथ का रिटेंशन अगर सही से होगा, कुंभक अगर सही से हमारा शरीर लगा पाएगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस हमारी बॉडी में बढ़ेगा। और जितना CO2 टॉलरेंस हमारी बॉडी में बढ़ेगा, उतना हमारा शरीर न सिर्फ ऑप्टिमम स्टेट में परफॉर्म कर पाएगा, बल्कि उतने अच्छे से वो बीमारियों से लड़ पाएगा, उतने अच्छे से वो हमारी पूरी बॉडी का जो तंत्र है उसको चला पाएगा, उतने अच्छे से जो प्राण वायु हमारी 72,000 नाड़ियों तक पहुंचती है उसका संचालन कर पाएगा। तो यानी एक तो स्लो ब्रीदिंग हो गया, डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हो गया, और दूसरा ब्रेथ का रिटेंशन, जिसको हमने कुंभक बोला है। ये दो प्रोसेस अगर हमने किए तो हम CO2 टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमको हजारों अनगिनत फायदे दे सकता है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि यही वाला प्रोसेस करने से, ब्रेथ के रिटेंशन से, हमारा जो अंदर हीलिंग का प्रोसेस होता है डिसीजेस से, वो तेज़ हो जाता है, तभी हो पाता है एक्चुअली। तो क्या यही रीज़न है कि जो लास्ट हमारे इवेंट में जो एक डॉक्टर आई थी, जो CMO थी, और उन्होंने 2 ब्रेथ वर्क करे थे और उसके बाद वो बोल रही थी कि मेरी जो 10 साल पुरानी डिसीज़ थी वो हील हो चुकी? एक्चुअल में उनको यूट्रस का इशू था, कुछ ब्लैडर के इश्यूज थे, और वो खुद डॉक्टर, लेकिन कई सालों से वो चाह रही थी कि इस चीज़ से मेरे को निजात नहीं मिल पा रही। और हमने वहाँ पर सिंपल 1-2 प्रैक्टिसेस की हमारे नो दाय सेल्फ में, जिसमें एक तो था कि हमने बॉक्स ब्रीदिंग किया, एक हमने लिम्फेटिक ब्रीदिंग किया, जिससे लिम्फेटिक ड्रेनेज हुआ। हमारा जितना भी लिम्फ नोड्स में हमारे जो वेस्ट फ्लूइड है, जो इकट्ठा हो रखा होता है, जो बेसिकली टॉक्सिन्स बन के शरीर में निकल रहा होता है, वो हमारे को निकालने का सोर्स पता ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा सोर्स हमारी सांस में छुपा